This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. माँ इस एक शब्द में ही जैसे दुनिया समाई है। माँ की गोद और सिर पर उसका हाथ फेरना, इससे ज्यादा सुकून शायद कहीं और नहीं। माँ जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, फिर चाहे वो माँ बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो। लेकिन आज ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जहाँ क्राइम ने अपनी दस्तक ना दी हो। ऐसे में जब माँ ही अपने बच्चे की दुश्मन बन जाए तो भरोसा किस पर किया जाए। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, एक बेहद पढ़ी लिखी सक्सेसफुल कैरियर वुमेन की, जिसे पति के लिए उसकी नफरत ने अपने ही बेटे का कातिल बना दिया, क्योंकि बेटे में उसे पति का चेहरा दिखाई देता था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की हमारी कहानी है सूचना सेठ की। 39 साल की सूचना का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। कोलकाता यूनिवर्सिटी से उसने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो कई भाषाओं की जानकार भी थी। उसने डाटा साइंस की पढ़ाई की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह कई और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में वो फेलो रह चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के एक्सपर्ट के तौर पर सूचना जानी जाती थी। इंडिया की टॉप 100 AI एथिक्स एक्सपर्ट्स में सूचना की गिनती की जाती थी। जल्दी ही सूचना ने एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था माइंडफुल AI लैब्स। सूचना इस कंपनी की फाउंडर और CEO थी। अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए सूचना बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। 2010 में सूचना की शादी वेंकटरमन नामक युवक से हुई और 2019 में सूचना के एक बेटा हुआ। 6 जनवरी 2024 की सुबह सूचना अपने 4 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचती है। गोवा एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर ये गोवा के कंडोलेम इलाके में पहुंची, जहां के सोल बनियन ग्रैंड होटल में इसने एक अपार्टमेंट बुक किया हुआ था। 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ सूचना ने होटल में चेक इन किया। 6, 7, 8 जनवरी तक सूचना बेटे के साथ गोवा के इसी अपार्टमेंट में रहती है। सूचना की बुकिंग 10 जनवरी तक की थी, लेकिन अचानक 8 जनवरी की रात 10 बजे सूचना ने होटल रिसेप्शन पर कॉल करके कहा कि मुझे अर्जेंट बेंगलुरु वापस जाना है, मेरे लिए एक कैब बुक करवा दें। सामने से रिसेप्शन बॉय ने सूचना से कहा कि मैम, बेंगलुरु यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर दूर है। बाय रोड बहुत टाइम लग जाएगा, 10 से 12 घंटे लगेंगे और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इससे बेटर होगा कि आप फ्लाइट से जाएं। पर सूचना ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बाय रोड ही जाना है, आप कैब बुक कर दें। तब रिसेप्शनिस्ट ने लोकल ट्रैवल एजेंसी के थ्रू एक कैब बुक करवा दी। इस कैब की बुकिंग 30,000 में हुई थी। सूचना को इस अमाउंट से कोई दिक्कत नहीं थी। टैक्सी को रात 12:30 बजे तक आने को कहा गया था। रात 1 बजे के करीब टैक्सी होटल पहुंची कि एक इनोवा गाड़ी थी। कैब ड्राइवर का नाम रेजोन डिसूजा था। ये एक पढ़ा लिखा गोवा का ही रहने वाला था। कोंकणी भाषा के साथ साथ ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी अच्छे से बोलना जानता था। जब तक टैक्सी पहुंची तब तक सूचना नीचे रिसेप्शन पर आ चुकी थी। वो होटल के बिल्स पे कर रही थी। उसके पास एक ट्रॉली बैग था जिसे होटल स्टाफ ने गेट के पास रखा हुआ था। रात के समय ज़्यादातर स्टाफ के लोग सो रहे थे। जब डिसूजा ने उस बैग को टैक्सी में रखने के लिए उठाया तो उसने पाया कि बैग बहुत ज़्यादा भारी था। तब उसने सूचना से पूछा कि मैडम, ये बैग बहुत भारी है, इसमें से कुछ सामान निकाल सकते हैं क्या? पर सूचना ने साफ मना कर दिया कि मैंने गोवा से कुछ सामान खरीदा है और बहुत मुश्किल से बैग में सेट किया है, इसे ऐसे ही कैब में रख दो। तब डिसूजा ने बहुत मुश्किल से उस भारी बैग को उठाकर कैब की डिक्की में रख दिया। रात 1:30 बजे के करीब ये कैब अपनी यात्रा पर चल पड़ती है। रेजोन डिसूजा अक्सर टूरिस्ट को गोवा और आसपास घुमाता रहता था। अपने काम में माहिर डिसूजा जल्दी ही टूरिस्ट से घुल मिल भी जाता था। रात का समय था और सफ़र लंबा था। शुरुआत में उसने सूचना से बातचीत करने की कोशिश की, जैसे इतनी रात को आप क्यों निकली हैं, कैब की जगह आपने फ़्लाइट क्यों नहीं ली? पर सूचना सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दे रही थी। जल्दी ही डिसूजा को समझ आ गया कि वो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो चुपचाप अपनी कैब चला रहा था। ये कैब अभी 1.5 घंटे तक ही चली थी कि गोवा बेंगलुरु हाईवे पर पहुंचने पर इन्हें गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी मिली। आधा घंटा वेट करने के बाद भी जब जाम नहीं खुला तो डिसूजा ने गाड़ी से उतरकर इसका कारण पता किया। उसे पता चला कि आगे कहीं एक ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से जाम खुलने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब ये अजीब परेशानी थी। महिला सवारी के साथ रात को हाईवे पर 4-5 घंटे इंतज़ार करना बहुत मुश्किल था। वो वापस सूचना सेठ के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई कि जाम खुलने में 5 घंटे तक लग सकते हैं। उसने सूचना से कहा कि यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है कि मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ।
आप फ़ोन पर ऐप से फ़्लाइट बुक कर लें तो 1-2 घंटे में ही आप बेंगलुरु पहुंच जाएंगी। पर सूचना सेठ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बड़ी शांति से कहा कि कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे और मुझे बाय रोड ही जाना है। अब ये सुनकर डिसूजा भी शांत हो गया। उसे लगा कि जब पैसेंजर को ही परेशानी नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो उसके पैसे मिल ही रहे थे। लगभग 4 घंटों के बाद वो जाम खुला और ये कैब फिर से बेंगलुरु की तरफ रवाना हो गई। बीच में एक जगह ये चाय पीने के लिए भी रुके और फिर आगे बढ़ चले। अब सुबह का उजाला होने लगा था। उधर होटल में सूचना के रात में ही चेकआउट करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग होटल स्टाफ के लोग रूम नंबर 404 की सफाई करने पहुंचे। कमरा अस्त व्यस्त था। 10-15 मिनट के बाद ही उन्होंने नोटिस किया कि कमरे के फर्श पर खून की बूंदें हैं। उसके बाद बाथरूम में एक टॉवल पर भी खून के निशान मिले। अब उस वर्कर ने फौरन रिसेप्शन पर इन्फॉर्म किया। वहाँ के मैनेजर ने भी आकर ये सब चेक किया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। केलंगुट पुलिस स्टेशन से एक पुलिस टीम वहां पहुंची। उन्होंने भी आकर कमरे की ठीक से जांच की। ये इंसानी खून के ही निशान थे। पुलिस ने पूछा कि इस रूम में कौन ठहरा हुआ था। तब रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी अपने 4 साल के बेटे के साथ यहाँ ठहरी थी। उनकी बुकिंग 10 जनवरी तक की थी, पर वो रात को अचानक 1 बजे चेकआउट करके चली गई। अब ये बात चौंकाने वाली थी। अकेली महिला आधी रात को अचानक होटल से चेकआउट करके क्यों निकली थी और उसके कमरे में ये खून के निशान क्यों थे। पुलिस को और भी हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि सूचना सेठ बाय रोड कैब लेकर बेंगलुरु के लिए निकली हैं। पुलिस ने सबसे पहले होटल के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। इसमें 6 जनवरी को सूचना सेठ के होटल में चेक इन से लेकर उसके होटल से बाहर जाने वापस आने के फुटेजेस थी। रात 1 बजे की फुटेज भी मिली जब सूचना ने होटल से चेकआउट किया था। पुलिस ने नोटिस किया कि फुटेज में सूचना का बेटा तो है ही नहीं। जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा गया तो उसे भी याद आया कि रात को सूचना के साथ उसका बेटा तो था ही नहीं। दरअसल आधी रात को अचानक चेकआउट किया गया। सारे बिल बनाने और कैब बुकिंग के चक्कर में किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। अंदर बाहर के कई कैमरास की फुटेज चेक की गई, पर हर जगह सूचना अकेली ही दिखाई दे रही थी। कैब में भी वो जाकर अकेली ही बैठी थी। अब पुलिस वालों का माथा ठनका। उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से कैब ड्राइवर का फ़ोन नंबर लिया। सुबह 7 बजे के करीब कैब ड्राइवर डिसूजा को गोवा पुलिस का फ़ोन आया। उन्होंने कोंकणी भाषा में बात की ताकि सूचना को कुछ शक ना हो। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हारी पैसेंजर अकेली है। ड्राइवर ने कहा हाँ। तब पुलिस ने सूचना से बात कराने को कहा। फ़ोन पर पुलिस ने सूचना से पूछा कि मैडम, आप गोवा होटल में अपने बेटे के साथ आई थी लेकिन गई अकेले, आपका बेटा कहाँ है? सूचना ने कहा कि मेरा बेटा गोवा में मेरे एक दोस्त के घर पे है। पुलिस ने उस दोस्त का एड्रेस मांगा तो सूचना सेठ ने एक एड्रेस पुलिस को दे दिया। गोवा पुलिस ने फौरन अपने कांस्टेबल को उस पते पर कंफर्म करने के लिए भेजा कि क्या सचमुच सूचना का बेटा वहां है, पर काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी उन्हें वो एड्रेस नहीं मिला। दरअसल वो पता फर्जी था। जल्दी ही ये खबर सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंची। अब पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था कि ज़रूर मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फिर से कैब ड्राइवर को फ़ोन किया। अब की बार पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। तब तक वो कैब कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रही थी और बेंगलुरु वहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर था। पुलिस ने उसे कोंकणी में ही समझाया कि ये मैडम कुछ गड़बड़ करके गोवा से निकली हैं, हमें इन पर शक है। तुम रास्ते में जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन मिले वहाँ ये टैक्सी लेकर पहुँच जाओ और वहाँ मौजूद किसी भी पुलिस वाले से हमारी इसी नंबर पर बात करवाओ। डिसूजा ने बहुत समझदारी से इस मामले को समझा। अब उसने हाथ मुंह धोने और चाय पीने के बहाने एक ढाबे पर कैब रोकी। सूचना को भी चाय पीने को दी। वहीं ढाबे पर उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का पता पूछा। चाय पीने और सारा रास्ता समझने के बाद वो तेज गाड़ी भगाता हुआ उस पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। ये चित्रदुर्ग का ही आई मंगला पुलिस स्टेशन था। उसने तेजी से गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी की और दौड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। वहाँ के स्टेशन इंचार्ज को फ़ोन देकर उसने कहा कि गोवा पुलिस आपसे बात करना चाहती है। फ़ोन पर गोवा पुलिस ने सूचना सेठ की पूरी बात उन्हें बताई और कहा कि आप सूचना सेठ को अपनी हिरासत में लें, हमारी टीम वहां पहुंच रही है। ऑफिसर फौरन कैब के पास पहुंचे और उन्होंने सूचना को नीचे उतरने को कहा। सूचना थोड़ी कंफ्यूज थी। वो घबराते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। सूचना का बैग भी गाड़ी से बाहर निकाला गया। वो काफ़ी भारी था। जब उस बैग को खोला गया तो पुलिस वालों के कदम भी डगमगा गए। उस बैग में कुछ कपड़ों के नीचे एक छोटे से बच्चे को हाथ पैर मोड़कर ठूस कर बैग में रखा गया था। ये दृश्य दिल दहलाने वाला था। पुलिस ने बच्चे को चेक किया कि शायद बच्चा जिंदा हो, पर वो तो कब का मर चुका था। जब सूचना से पूछा गया कि ये कौन है, तब उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि ये मेरा बेटा है।
तब गोवा पुलिस को खबर दी गई तो उन्होंने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की रिक्वेस्ट की। साथ ही सूचना सेठ को भी कस्टडी में लेने को कहा गया। कुछ ही घंटों बाद गोवा पुलिस चित्रदुर्ग पहुंचकर सूचना सेठ को अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसके बेटे की बॉडी को एक सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। पिता वेंकट रमन इस वक्त इंडोनेशिया जकार्ता में थे, जिन्हें इस पूरी घटना की खबर दे दी गई थी। ट्रांजिट रिमांड के बाद गोवा पुलिस सूचना को अपनी कस्टडी में ले लेती है और गोवा वापस ले आती है। बहुत से सवालों के जवाब पुलिस को सूचना से चाहिए थे। 4 साल के मासूम की मौत के पीछे जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। 39 साल की सूचना सेठ AI एथिक एक्सपर्ट थी। अपनी स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब्स की वो CEO थी। कहने का मतलब ये है कि वो एक हाईली एजुकेटेड सक्सेसफुल कैरियर वुमेन थी। अपने कैरियर ग्रोथ के लिए ही वो बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। यहाँ उसकी मुलाकात केरला के रहने वाले वेंकट रमन से हुई थी। वो भी एक AI एक्सपर्ट था। दोनों में प्यार हुआ। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों मिलकर सूचना की कंपनी को चला रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। यही वो टाइम था जब पति पत्नी के बीच अनबन रहने लगी। इस वक्त सूचना का ज्यादातर समय बच्चे को संभालने में घर में ही बीत रहा था। वो कंपनी के काम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर 2019 में इसी वक्त वेंकट ने सूचना की कंपनी से खुद को अलग कर लिया। अब इसका कारण क्या था ये तो वो दोनों ही जानते हैं। उसने एक फाइनेंशियल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और खुद का बिजनेस भी शुरू कर लिया। इन दोनों कामों से उसकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सूचना का कहना था कि वेंकट ना ही घर और ना ही परिवार को टाइम दे रहा था। इनके बीच डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। एक दूसरे के लिए गुस्सा नफरत में बदल रहा था। घर में अक्सर झगड़े होने लगे। 2022 आते आते हालात बहुत बुरे हो चुके थे। अगस्त 2022 में एक बार झगड़े के बाद सूचना ने वेंकट पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। सूचना इसके बाद कोर्ट पहुंच गई। उसने अपने बच्चे और खुद को वेंकट से जान का खतरा बताते हुए तलाक के लिए केस डाल दिया, जिसके लिए कुछ व्हाट्सएप चैट्स और वीडियोस भी उसने पेश किए। ये सब देखने के बाद कोर्ट ने वेंकट को पत्नी और बेटे से दूर रहने का ऑर्डर दिया जब तक कि तलाक के केस का फैसला नहीं आ जाता। सूचना ने पति से बेटे की परवरिश के लिए 2.5 लाख रुपए महीने की मांग रखी थी, पर कोर्ट से सिर्फ 20,000 रुपए महीने देने की ही मंजूरी मिली। वेंकट ने इसे माना और 3 महीने तक पैसे भी दिए। 3 महीने बाद उसने कोर्ट में बेटे से मिलने की इजाजत मांगी। तब कोर्ट ने तलाक का फैसला होने तक बेटे की कस्टडी तो सूचना सेठ को दी, साथ ही हर संडे वेंकट को बेटे से मिलने की इजाजत भी दी, यानी महीने में 4 बार। कोर्ट का कहना था कि पिता होने के नाते ये वेंकट का हक है। अब सूचना कोर्ट के इस फैसले से बहुत नाराज थी। वो किसी भी कीमत पर वेंकट को अपने बेटे से मिलने देना नहीं चाहती थी। पिछले कुछ सालों में सूचना को वेंकट से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो उसे खुश देखना ही नहीं चाहती थी। पहला संडे आने पर सूचना अपने बेटे को लेकर एक कैफे में गई, जहां वेंकट अपने बेटे से मिला। वो दोनों बहुत खुश थे। 2 घंटों तक वेंकट बेटे के साथ रहा, पर बाप बेटे का यह मिलन और वेंकट की खुशी सूचना को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके बाद जब भी वेंकट अपने वकील को लेकर बेटे से मिलने पहुंचा, सूचना ने एक बार भी बेटे से उसे मिलने नहीं दिया। यहाँ तक कि बेटे से मिलने के लिए वेंकट के किए हुए मैसेजेस, ईमेल तक का जवाब सूचना ने नहीं दिया। वेंकट कोशिश करता रहा। 3-4 संडे के बाद जब वेंकट अपने बेटे से मिलने के लिए सूचना के घर पहुंचा, तब भी सूचना ने उसे बेटे से मिलने नहीं दिया। वो बहुत मिन्नतें करता रहा, लेकिन सूचना जिद पर अड़ी थी। तब थक हार कर वेंकट दोबारा कोर्ट जाने और अगली बार पुलिस को साथ लाने की धमकी देकर चला गया। सूचना को अब टेंशन हो गई थी कि अब वेंकट को रोकना मुश्किल होगा और वो किसी भी कीमत पर यह मिलन होने देना नहीं चाहती थी। इसके लिए उसने प्लान बनाया। नेक्स्ट संडे यानी 7 जनवरी आने से पहले उसने गोवा की फ्लाइट और होटल में बुकिंग की। 6 जनवरी की सुबह वो फ्लाइट से गोवा पहुंच गई। 2-3 दिनों तक वो होटल में ही रही, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो वेंकट से हमेशा के लिए छुटकारा चाहती थी। अपनी मैरिज लाइफ के फेलियर के लिए वो वेंकट को ही जिम्मेदार मानती थी। पति से नफरत में वो अंधी हो चुकी थी। वेंकट अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहता था। वेंकट की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं थी, बल्कि वो उसे अब दर्द देना चाहती थी। पति की खुशी छीनने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि बेटे की शक्ल वेंकट से मिलती थी और सूचना को उसमें वेंकट का चेहरा ही नजर आता था और वो मासूम अक्सर पापा पापा कहते हुए पिता को याद भी करता था। अब ये सब सूचना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने उस कारण को ही खत्म करने का इरादा कर लिया जिससे वेंकट को खुशी मिलती थी। पति की नफरत से अंधी सूचना ने अपनी ही ममता का गला घोटने का मन बना लिया। इसके लिए शायद उसने तकिए का इस्तेमाल किया था। बच्चे की मौत 36 घंटे पहले हो चुकी थी, यानी 7 जनवरी की रात ही सूचना ने बेटे को मार डाला था।
और 8 जनवरी का पूरा दिन वो बेटे की लाश के साथ ही कमरे में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बच्चे की मौत दम घुटने से हुई बताया गया। फिर कमरे में वो खून कहाँ से आया? दरअसल बेटे को मारने के बाद सूचना सेठ ने अपने हाथ की कलाई काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर थोड़ी देर में ही वो घबरा गई और उसने अपना इरादा बदल लिया। होटल के टॉवल से उसने हाथ की ब्लीडिंग रोकी थी, लेकिन तब तक फर्श पर खून की बूंदें फैल चुकी थी, इसीलिए तौलिए पर भी खून के निशान थे। सुसाइड करने से पहले उसने एक पेपर पर आई लाइनर से सुसाइड नोट भी लिखा था। उसने पति के लिए अपना गुस्सा और नफरत जाहिर की थी। उसने लिखा था कि मैं गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसे पिता से मिलते हुए नहीं देख सकती। ये सुसाइड नोट भी पुलिस को उसी सूटकेस से मिला था। सूचना सेठ पुलिस की कस्टडी में है, पर वो बेटे के कत्ल से लगातार इनकार कर रही है कि मुझे नहीं पता बेटे को क्या हुआ, मैं सुबह सो के उठी तो बेटा मरा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि अगर आपने बेटे का कत्ल नहीं किया और बेटे को अपने आप कुछ हुआ है तो आप किसी को इन्फॉर्म करने की बजाय बेटे को सूटकेस में छुपाकर क्यों ले जा रही थी? तो उसका कहना था कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं होना चाहती थी, मैं अपने बेटे को घर में अपने साथ ही रखना चाहती थी। अब इससे सूचना की दिमागी हालत पर भी सवाल उठते हैं कि एक पढ़ी लिखी सक्सेसफुल वुमेन अपनी शादीशुदा जिंदगी के फेलियर से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी। वो कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी जो उसने इतना भयानक कदम उठाया? इस पूरी बातचीत में वो बिल्कुल नॉर्मल है और अपने बेटे के कत्ल से लगातार इनकार भी कर रही है। अब उसके बयान को जांचने के लिए साइकियाट्रिस्ट की भी मदद ली जा रही है। वेंकटरमन के वापस आने के बाद बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन में भी जब दोनों का आमना सामना हुआ तब भी दोनों बुरी तरह झगड़ रहे थे और एक दूसरे को ही इसका जिम्मेदार बता रहे थे। ये दिल को झकझोर देने वाली घटना आज हर किसी की जुबान पर है। माँ बाप के बिगड़े रिश्तों और तलाक का बुरा असर बच्चों पर होता है, ये तो हमने कई केसेस में देखा है। लेकिन पति पत्नी का एक दूसरे से नफरत और गुस्से में बदले की भावना से अपने ही बच्चे की जान ले लेना ताकि दूसरे को तकलीफ पहुंच सके, ये सोच बहुत ही भयानक है, वो भी एक माँ के हाथों जिसने उसे जन्म दिया था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।